Hello everyone, I welcome you all after so long. And in this video, I'm going to talk about the very important thing that has happened in 2020. This explanation will bring some of those key details that was hidden. Until now, it was not actually explained by anyone. So everyone knows that Mukesh Ambani and Adani are the top billionaires of India. Before 2014, Ambani was on the top of the list. But after 2014, the business model and the strategies that Adani has implemented in their businesses has actually skyrocketed. And Adani is one of those richest billionaires in the world, actually, who is holding the number third position right now in the whole world. So today, let's deep dive into the business model of Adani. So Adani actually started its business from port, coal and logistics. अडानी का जो बिजनेस मॉडल है वो बेसिकली B2B है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस है. उसका जो बिजनेस है वो बिजनेस ओनर्स के साथ में ही डील करता है. जिस चीज़ के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करने के लिए जा रहा हूँ वो बेसिकली है एविएशन इंडस्ट्री के बारे में, कि अडानी एयरपोर्ट इंडस्ट्री में कैसे आया और इस इंडस्ट्री में आने में उसे कितना इन्वेस्टमेंट लगा और इसमें कैसे कैसे स्ट्रैटेजीज लगे और व्हाट इज़ द होल स्टोरी बिहाइंड acquiring Mumbai International Airport Limited. So in this video I'm going to talk about the business model of airport operations of Adani. This story begins from 2019 actually. गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इसके एयरपोर्ट के डेवलपमेंट को, ऑपरेशंस को और मेंटेनेंस के लिए एक्चुअली प्राइवेट प्लेयर्स का आना या पार्टिसिपेट करना इसमें बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि 6 एयरपोर्ट्स की बिडिंग लगाई गई. एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि इससे पहले अडानी कभी भी एयरपोर्ट के बिजनेस में था ही नहीं. The name of the airports are Jaipur, Lucknow, Mangaluru, Thiruvananthapuram, Guwahati and Ahmedabad. So these were the 6 airports that Adani first came into. And after that, it also acquired Mumbai International Airport Limited and its subsidiary Navi Mumbai Airport. So साल था 2019 और मंथ था फरवरी, जिस टाइम पे कि पहली बार अडानी एक ऑक्शन में पार्टिसिपेट करती है. और इस ऑक्शन में अडानी ही एक ऐसी कंपनी नहीं थी जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया था. इसमें सबसे मिस्टीरियस चीज़ ये हुई थी कि all those 56 companies actually could not make any of these deals और अडानी अकेला ही 6 के 6 एयरपोर्ट्स की बिडिंग को अपनी झोली में ले आते हैं. अडानी ये सारी 56 कंपनीज को पीछे छोड़ देती है इस रेस में और नंबर 1 आती है. एंड यू विल ऑल्सो बी सरप्राइज टू नो कि इस बिडिंग में बेसिकली कुछ ऐसे रूल्स को चेंज किया गया था जो पहले कभी नहीं हुआ था. सबसे पहला जो रूल चेंज हुआ था वो बेसिकली था कि एयरपोर्ट्स को रन करने के लिए बेसिकली एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि अडानी के पास बिल्कुल भी नहीं था. इसके पास एयरपोर्ट को एक्चुअली ऑपरेट करने के लिए कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था. दूसरा रूल था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का. कोई भी एक कंपनी 2 से ज़्यादा एयरपोर्ट को नहीं ले सकती एट अ टाइम, और इसके जस्ट ऑपोजिट हुआ था अडानी के साथ. अडानी 6 के 6 एयरपोर्ट्स को एक बिड में अपने पास ले आती है. लास्ट टाइम पे जो बिडिंग हुई थी वो बेसिकली 30 इयर्स की हुई थी, बट इस बिडिंग में अडानी को 50 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है. ये था तीसरा रूल. चौथा और बहुत ही यूनिक रूल ये था कि पहले के टाइम में जब बिडिंग होती थी, जो भी प्लेयर ऑपरेट करता था एक एयरपोर्ट को, तो उस एयरपोर्ट को रन करने में वो बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग उसमें होती थी. बट इस नए रूल में क्या हो गया कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट जो है लेवी कर दिया उन कंपनीज पे जो इसको ऑपरेट करेगी. ये 4 रूल्स ऐसे थे जो अडानी के एंट्रेंस के टाइम पे इन रूल्स में चेंजेस आए थे. तो इसके ऊपर कई सारे जर्नलिस्ट्स ने, कई सारे और भी एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने क्वेश्चंस को रेज किया. इसके ऊपर कंसर्न अपना दिखाया उन्होंने कि ऐसा क्यों, ऐसे रूल्स को चेंज कर करके एक ऑपरेटर के हाथ में सडनली एक साथ 6 एयरपोर्ट को दे देना, ये कहीं ना कहीं एक क्रोनिक कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल बताया जा रहा था. तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस चीज़ को प्रेजेंट किया, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एविएशन मिनिस्टर ने जो प्रेजेंट किया, वो ये था. पहला रूल जो चेंज हुआ था उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए मिनिस्टर ने ये कहा, हमने नए ऑपरेटर को एक्चुअली इस टाइम पे चांस दिया है, क्योंकि पुराने टाइम में सिर्फ 5 या 6 ऐसे ऑपरेटर्स होते थे जो ज़्यादातर एयरपोर्ट्स को इंडिया में ऑपरेट करते थे. बिडिंग में जो दूसरा रूल चेंज किया गया था वो ये था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये मैंडेटरी था कि एयरपोर्ट ऑपरेटर एक बिडिंग में 2 से ज़्यादा एयरपोर्ट को नहीं ले सकते. तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि पुराने टाइम में एयरपोर्ट्स कम थे और इस टाइम पे ज़्यादा हैं, और इस टाइम पे एयरपोर्ट्स 107 हैं इंडिया में, तो इसीलिए नए प्लेयर को चांस देना ज़रूरी है. थर्ड रूल जो था, कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 30 साल के लिए होता था, बट इस बिडिंग में
50 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो बेसिकली इसमें ये था कि जो भी ये 30 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट था ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होता था, जैसे दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए ये अब मेंशन किया गया कि टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए या वहाँ से एयरपोर्ट्स को ऑपरेट करने के लिए इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 50 इयर्स तक बढ़ा दिया गया है। फोर्थ रूल जो चेंज किया गया था, जो प्रॉफिट शेयरिंग परसेंटेज था उसको हटा करके एक फिक्स्ड फीस किया गया था। तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए मिनिस्टर ने ये कहा कि रेवेन्यू, अक्सर ऐसा होता था कि रेवेन्यू को मैनिपुलेट कर देते थे जो ये ऑपरेटर्स हुआ करते थे। तो उस रेवेन्यू मैनिपुलेशन को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फीस जो है लेवी कर दिया जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स पे था। और ख़ास करके इस बिडिंग में अडानी ने जो पेमेंट्स किए हैं वो कुछ इस तरह हैं। अहमदाबाद का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लिया है 314.03 करोड़ में। बेंगलुरु एयरपोर्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लिया, जिसके लिए पेमेंट इन्होंने किया है 221.88 करोड़ रुपए। गुवाहाटी का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने लिया 387.71 करोड़। लखनऊ की बिडिंग में इन्होंने पेमेंट किया 567.10 करोड़। जयपुर एयरपोर्ट की बिडिंग के लिए इन्होंने पे किया 473.56 करोड़। तिरुवनंतपुरम की बिडिंग के लिए इन्होंने पेमेंट किया 476.15 करोड़। ऑल इन टोटल जो इसकी पेमेंट्स थी इस 6 एयरपोर्ट को अक्वायर करने में अडानी की, वो थी 2440 करोड़, मतलब 2440 करोड़। Now I am moving to the second part and the most controversial part in this case study of Adani actually acquiring Mumbai International Airport, its subsidiary Navi Mumbai International Airport। इस दोनों एयरपोर्ट को अक्वायर करने में अडानी की क्या स्ट्रैटेजीज रहीं, इसने किसके साथ में डील किया, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट। अडानी के मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में एंट्रेंस करने से पहले इसके ऑपरेशंस के 2 शेयरिंग पार्टनर्स थे। पहला था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका कि 26% शेयर था मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में। दूसरे जो प्राइवेट ओनर्स थे उनका 74% शेयर था। ये 74% फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड था, जिसमें 10% जो शेयर था वो था एयरपोर्ट्स कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका। जो 13.5% था वो था बिडवेस्ट के साथ में, जो कि था बिड सर्विसेज डिवीजन मॉरिशस। और 50.5% की जो होल्डिंग थी वो थी जीवीके ग्रुप के पास, जो 2004 से इसको ऑपरेट करते हुए आ रही थी। अब हम इस टेक ओवर को लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। अडानी ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शेयरिंग पार्टनर से स्टेक खरीदा हो। अडानी ने होली 74% जो भी प्राइवेट प्लेयर्स इसको ऑपरेट कर रहे थे वो सारे ही शेयर्स को इन्होंने अपनी झोली में ले लिया। ये एयरपोर्ट 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, जिसमें कि पहला है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और जो दूसरा है वो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2024 तक बनकर के तैयार हो जाएगा और इसकी परमिशन लेने के लिए उन्होंने 3 जगह बेसिकली क्लियरेंस ली है। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट और जो तीसरा है वो है सिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल मैट्रिक्स ऑफ दिस होल टेक ओवर। जब अडानी ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को टेक ओवर करने के लिए अपना पहला इंटरेस्ट दिखाया, उस टाइम पे जीवीके ग्रुप के पास में 5000 करोड़ रुपए का लोन था और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के पास 6000 करोड़ रुपए का लोन था। जीवीके ग्रुप ने इस पे एक्चुअली फोकस नहीं किया, बट जो बिडवेस्ट था और ACSA था उन्होंने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया कि हम अपना 23.5% जो स्टेक है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में हम वो अपना आपको दे देंगे। नाउ द पिक्चर टेक्स अ टर्न हियर और जीवीके ग्रुप जो है वो एक लिटिगेशन फाइल करती है और ये कहती है कि आई गॉट द राइट ऑफ रिफ्यूजल फर्स्ट, जिसको बेसिकली कहा जाता है ROFR, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। फाइनेंशियल टर्म में इसका मतलब ये है, इफ आई एम द शेयरिंग पार्टनर and if I am refusing then only you are able to sell it anywhere else। अगर मैं इस चीज़ के लिए मना करूँगा तभी आप इसे जाकर के कहीं सेल ऑफ कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रिफ्यूज़ करते हैं लेने के लिए तब ये जाकर के अडानी के पास में बेच सकते हैं। अब यहाँ पे एक और टर्न लेता है, साल था 2019 और मंथ था अक्टूबर। जीवीके कंपनी एक एग्रीमेंट साइन करती है जिसमें ये 80% स्टेक जो है अपना वो बेचना चाहती है 3 कंपनीज के साथ, जिसमें पहला होता है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, दूसरा होता है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और तीसरा होता है PSP ऑफ कनाडा, जिसके लिए इसने प्राइस रखा होता है 7614 करोड़ 7614 करोड़, जिसमें कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और इसकी जो सब्सिडरी है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दोनों ही एयरपोर्ट इसमें शामिल होते हैं। हियर कम्स अनदर टर्न। जो चीज़ पहले जीवीके ने बिडवेस्ट के साथ में ACSA के साथ में किया होता है, सेम बिडवेस्ट और ACSA ने उसी लिटिगेशन को दोबारा से जीवीके पे करते हुए वो कोर्ट में चले जाते हैं और यहाँ पे एक लीगल बाउंडेशन क्रिएट हो जाता है।
और इस बीच टाइम पास हो रहा होता है, ये सारी चीज़ों को होते होते काफ़ी टाइम बीत चुका होता है और जुलाई 2020 आते आते तक में कोविड पैंडेमिक फैलने की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि सारे ही एयरपोर्ट्स शट डाउन हो जाते हैं वर्ल्ड वाइड, और मुंबई भी उसमें से एक होता है। जुलाई आते आते तक कैश फ्लोज नहीं होने की वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट उनकी सैलरीज ही बीच में रुक जाती हैं जुलाई में। इतने सारे इम्प्रॉपर कैश बैलेंस को देखते हुए जीवीके ग्रुप अडानी से बात करना शुरू कर देती है। ये वो टाइम था जब जीवीके को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो रही होती है। ये देख करके वो तीन कंपनी जिसके साथ जीवीके पहले ही एक सेल एग्रीमेंट साइन कर चुकी होती है, उन्हें गुस्सा आना शुरू हो जाता है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चले जाते हैं और उन पर दोबारा से एक केस फाइल स्टार्ट कर देते हैं, ये कहते हुए जीवीके ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। PSP ऑफ कनाडा, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये तीनों जब फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर लिखते हैं तो ये बात जीवीके को पसंद नहीं आती है और वो ये बोलते हैं कि मुझे एक्यूज़ किया गया है। इसके पीछे की रियलिटी कुछ और ही थी। रियलिटी ये थी कि ये तीनों इन्वेस्टर्स अपने उस अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं जो इन्होंने सारे ही परमिशन फुलफिल होने के बाद जीवीके को देना था। जीवीके इन्फॉर्म करता है कि ये सारे ही ट्रांजैक्शंस को टर्मिनेट किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, क्योंकि ये अब उस तरह से इफेक्टिव नहीं रहेंगे जो एक्चुअली में होना चाहिए। और इसके पीछे उन्होंने रीज़न ये बताया कि ये जो टर्म्स थे वो अगस्त तक फुलफिल होने थे, क्योंकि अगस्त तक जितने भी लेंडर्स से जीवीके ने पैसे लिए थे उन्हें वो लौटाना था। और इसको फुलफिल करने में ये तीनों इन्वेस्टर्स अनसक्सेसफुल रहते हैं। तो यहाँ पे जीवीके का एग्रीमेंट होता है अडानी ग्रुप के साथ और अडानी ग्रुप टेक ओवर करती है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को और जो इसकी सब्सिडरी होती है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। जितने भी इंडिया में लोग ट्रैवल करते हैं बाय एयर, उसमें जो 25% फुटफॉल है वो अडानी एयरपोर्ट्स का है। और इंडिया या इंटरनेशनली जहाँ कहीं भी गुड्स की शिपमेंट होती है उसमें बेसिकली 33% जो शेयर है वो अडानी एयरपोर्ट्स का है। ओवरऑल अडानी इस बिजनेस को काफ़ी फ्यूचरिस्टिक तौर पे देखता है। आई होप ये केस स्टडी आपको समझ में आ गया होगा और इसके पीछे के सारे रीजंस आपको पता चल गए होंगे।